नमस्कार दोस्तों, हेडसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हेल्थ केयर में आज हम लोग चर्चा करेंगे वायरल फीवर के ऊपर। वायरल फीवर की शिकायत पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ चुकी है। इससे जुड़ी तमाम शिकायतों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे वायरल फीवर क्या है, इसके क्या कारण है, इससे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि वायरल फीवर से जुड़ी हुई कई भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग वायरल फीवर में एंटीबायोटिक भी खा लेते हैं, जो कि बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। तो क्या क्या इससे बचा जा सकता है, कैसे हम लोग वायरल फीवर को समझें और क्या निदान हो सकता है, इन पहलुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रशांत नासा, जाने माने विशेषज्ञ हैं और अभी कंसल्टेंट हैं दिल्ली वेस्ट एक लीडिंग हॉस्पिटल में। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इनके नॉलेज और इनके सुझाए गए मार्गदर्शन में हम लोग वायरल फीवर को सही से समझ पाएंगे और इससे जुड़ी तमाम जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है उससे हम लोग निवारने में अहम भूमिका साबित होगा। तो इस उम्मीद के साथ डॉक्टर नासा को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद अमरिंदर जी। आज हम वायरल और वायरल होने से जो बुखार होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये क्यों होता है, इससे हमें क्या हानि है और इसका क्या इलाज है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इससे कैसे बचा जा सकता है। वायरल फीवर एक तरह का फीवर है जो हम वायरस जो हमारे शरीर में और आसपास सभी जगह पे हैं उनसे होता है। सबसे पहले फीवर से या बुखार से पहले डिस्कस करने से पहले या चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको जब बुखार होता है तो उसको हम कैसे बताएं या डॉक्टर के पास कब जाएं या उसको कैसे हम व्याख्या करें कि मुझे बुखार हुआ है। कई बार हमारे पास मरीज आते हैं और हमें बोलते हैं कि मुझे 2 दिन से बुखार है या मुझे ठंडी लग रही है या मुझे जुकाम है। तो उनसे हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि बुखार कितना तेज़ आया। इससे हमें थोड़ा पता चल पाता है कि बुखार किस तरह का है, ये बैक्टीरियल फीवर है या ये वायरल फीवर है। हालांकि जो इनके सिम्टम है और लक्षण है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो जब भी आपको बुखार आए तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि उसको नापें, जो एक थर्मामीटर से ही नापा जा सकता है। और उस थर्मामीटर के आप चाहे आप बच्चे अगर है तो उसके आप बाजू के नीचे लगा सकते हैं या फिर आप अगर आप बड़े हैं तो उसको मुंह में लगा सकते हैं। एक चीज़ इसमें समझने वाली है कि मुंह का बुखार और बाजू के नीचे की जगह का बुखार, जिसे कि एक्जिला बोलते हैं, वो हमारे नॉर्मल जो हमारे अंदर का बुखार है उससे 1 डिग्री कम होता है। तो आपको उस बुखार अगर जो आपके आ रहा है अगर वो 98 डिग्री आ रहा है तो आपका अंदर 99 डिग्री चल रहा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मल हमारे बॉडी का तापमान कितना होता है। नॉर्मल हमारे बॉडी का तापमान है 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.8 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर है तो उसको हम बुखार का नाम दे सकते हैं। वायरल फीवर की अगर हम बात करें तो हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं या 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। बुखार जिसके साथ हमारे शरीर पे कोई लाल चिट्टे आ जाना, बुखार जिसके साथ हमारे उशाणु जिसे कि प्लेटलेट्स बोलते हैं उसका कम हो जाना, या बुखार जिससे हमारे शरीर के ऑर्गन्स जो विभिन्न तरह के अंग हैं उनका फेलियर में जाना। तो इस तरह से हमें थोड़ा पता चल पाता है और इलाज में हम उसी तरह ही ट्रीटमेंट कर पाते हैं। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं और बात करते हैं कि मुझे रात में मुझे एक बार बुखार आया जो बहुत तेज़ था, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे हर बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आप मुझे बुखार आया, या आप एक स्पाइक के बाद आप घर पे कुछ देर इंतज़ार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। बुखार एक कॉमन लक्षण है, एक बहुत ईजी मिलने वाला लक्षण है जो अंदर बीमारी या कोई और इन्फेक्शन या कोई और नॉन इन्फेक्शन बीमारी की तरफ अंदेशा देता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन है, कई बार आपको किसी और कारण से भी बुखार आ जाता है। हाँ, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या कोई और बड़ी बीमारी है जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है या आपको हार्ट डिजीज़ जिसे कि दिल की बीमारी बोलते हैं, या आप दमे या फिर अस्थमा के मरीज़ हैं, तो आपके लिए एक सिंगल जिसे बोलते हैं बुखार का आना भी संवेदनशील हो सकता है और आप अपने डॉक्टर से इसके लिए जल्दी से कंसल्ट कीजिए। या ये बुखार अगर छोटे बच्चे को आ रहा है, 2 साल या 4 साल से कम है बच्चा, या फिर 60 साल से ऊपर उसकी उम्र है, तो भी ये बुखार सीरियस हो सकता है और अपने डॉक्टर को उसके लिए मिलें। इसके अलावा बुखार के साथ किसी भी तरह के चिट्टे आना या लाल या पीले कलर के चिट्टे आना, या फिर यूरिन जिसे कि पेशाब बोलते हैं उसे अगर कम हो जाना, या सर में दर्द होना, या किसी तरह की वीकनेस आना, या फिर आपको सांस में कोई दिक्कत आना, ये कुछ लक्षण हैं
जो जिन्हें वार्निंग हम लक्षण बोलते हैं, और इसके लिए आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नियरेस्ट जो भी आपके डॉक्टर है उससे जाके इसके बारे में मिलें। अगर ये बुखार सिर्फ एक ही बार आया और ये सब जो चीज़ें हमने बताई कि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, या फिर आपको ये वार्निंग साइन जैसे कि कोई चिट्टे या फिर कोई सर में दर्द या कमजोरी नहीं है, तो आप घर पे भी कुछ देर इसका इंतजाम कर सकते हैं। आप घर पे कोई बड़ी हुई पैरासीटामोल कुछ आप इसको लेके देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार डॉक्टर के पास आना पड़े, पर हाँ कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ वार्निंग जिन्हें लक्षण बोलते हैं, उसके बाद इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें कि कौन से वायरस हैं जो कॉमनली हमें बुखार क्रिएट करते हैं, तो वो मीज़ल्स है, रूबेला है अगर बच्चों में देखा जाए तो, और बड़ों में देखा जाए या सभी तरह की उम्र में देखा जाए तो चिकनगुनिया है, डेंगू है, इन्फ्लुएंजा फीवर है, या फिर हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस है। ये कुछ ग्रुप्स में हो सकता है या फिर सभी उम्र के लोगों को हो सकता है, डिपेंडिंग कि उनकी शरीर की उसकी लड़ने की क्षमता कितनी है। सबसे पहले हम डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे। डेंगू फीवर का सीज़न जो रहता है नॉर्मली बारिश शुरू होने से लेकर बारिशें ख़त्म होने तक और सर्दियों के शुरू होने तक। अगर हम बात करें भारतवर्ष की तो जून जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक इसको देखा जाता है। और ये बुखार टिपिकली इसी सीज़न में होता है और मच्छरों के काटने से ही होता है, और एक वायरस जिसे कि डेंगू वायरस बोला जाता है वो मच्छर से ही ट्रांसमिट होता है। बहुत तेज़ से बुखार आता है जो अप टू 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, और साथ में कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें थोड़ा सा अंदेशा देते हैं, थोड़ा से साइंस हैं जिससे हमें लग सकता है कि ये इस सीज़न में आ रहा है और ये साइंस हैं, तो हो सकता है आपको डेंगू फीवर हो। पर उसका टेस्ट करा के ही इसको कंफर्म किया जा सकता है। वो लक्षण क्या हैं? शरीर में बहुत दर्द होना बुखार के साथ, या आपका सर में दर्द होना, आपकी आँखों के पीछे दर्द होना, शरीर पे किसी भी तरह के लाल चिट्टे आ जाना, या फिर कहीं भी अत्यधिक जिसे ब्लीडिंग या अत्यधिक खून बहाना, चाहे वो आपकी नाक से बह रहा है या आपके पेशाब में आ रहा है। जरूरी नहीं है ये सारी चीज़ें आपके साथ हो, इसमें से कुछ लक्षण साथ में बहुत तेज बुखार भी हमें एक अंदेशा दे सकता है कि ये वायरल फीवर डेंगू फीवर हो सकता है। कुछ सिम्टम बहुत कॉमन है जो हर तरह के बुखार में मिलते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, बुखार होना और रैश आना। तो इससे अगर आप टिपिकली आप बोलें कि और ये किसी सीज़न में आ रहा है जो कि बारिशों के शुरू होने से लेकर बारिशों के ख़त्म होने तक और सर्दियों से पहले आ रहा है, चाहे वो आप पूर्वी भारत में या उत्तरी भारत में है या मध्यमी भारत में है, तो ये सिम्टम्स आपको ये दिखने लगेंगे। और ये टिपिकल जो रैश है वो आपके शरीर पे आने लगता है, तो आपको शक है कि ये डेंगू फीवर हो सकता है, तो अपने डॉक्टर से मिले और उसके बारे में टेस्ट कराएं। अगर हम बात करें तो ये फैलता कैसे है, इसका फैलना सिर्फ एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी तक है। आपके हाथ और आपकी बॉडी की कोई सिक्रीशंस इसको नहीं फैलाते हैं। हाँ, मच्छर वो अगर एक बीमार आदमी को काटता है तो वहाँ से वो डेंगू वायरस को लेता है और उस मच्छर से ही वो डेंगू वायरस दूसरे स्वस्थ आदमी में फैलता है। सो इसका जो ट्रांसमिशन जिसे बोलते हैं वो एक बीमार आदमी से लेकर एक स्वस्थ आदमी तक है, जिसको एक मच्छर ही आगे ट्रांसमिट कर सकता है। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए, तो हम इस मच्छर से अगर जब हम बात करते हैं इससे कैसे बचा जाए, तो हम इस मच्छर के काटने से या मच्छर को मारने से ही इसका हम रोकथाम को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब इलाज की बात करें, क्योंकि कोई भी डेंगू फीवर की अभी तक दवाई उपलब्ध नहीं है, तो इसका आपका इलाज जो है मोर ऑफ सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, या फिर जो आपके लक्षण हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसका इलाज करते हैं। बट कोई भी ऐसी स्पेसिफिक दवाई नहीं है जिससे इस मच्छर को जिससे इस वायरस को मारा जा सकता है। तो आपने अधिक से अधिक रेस्ट लेना है, जो किसी भी वायरल फीवर के लिए ठीक है। जितना रेस्ट लेंगे आपके शरीर की जो ताकत है, इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं, वो इस वायरल के ऊपर कंट्रोल करने पे हेल्प करती है, आपकी मदद करती है। आपके बुखार है तो उसको आपका बुखार तेज आता है तो कुछ दवाइयाँ हैं जो बुखार को कंट्रोल के लिए ली जा सकती हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि इस बुखार के अंदर आपको शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो आपको वो पानी की रिप्लेसमेंट, पानी की कमी को पूरा करना है, तभी आपको हॉस्पिटल से एडमिट करने से बचा जा सकता है, या इसके होने वाले जो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है या बड़ी बीमारियां हैं उससे बचा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम, क्योंकि कोई दवाई ऐसी नहीं है जिससे इस वायरस को मारा जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसका रोकथाम ही से ही बचें, या फिर वो मच्छर से इसको फैलने से रोकें, एक आदमी से दूसरे आदमी से, एक बीमार आदमी से एक स्वस्थ आदमी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बुखार आ रहा है डेंगू फीवर, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। यहाँ एक ध्यान देने वाली पूर्वक बात है कि कोई भी दवाई जो बुखार के लिए है वो सिर्फ पैरासीटामोल बेस्ड ही होनी चाहिए, और सिर्फ पैरासीटामोल ही लिया जानी चाहिए, क्योंकि आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन जो दवाइयाँ हैं उससे हमारे शरीर के उशाणु, जिन्हें प्लेटलेट बोलते हैं, जो इस डेंगू फीवर में खासकर कम हो जाते हैं, वो फर्दर कम हो सकते हैं और ब्लीडिंग
और जिसे रक्त प्रवाह बोलते हैं, उसका अत्यधिक रक्त प्रवाह आपके हो सकता है, और इसके अलावा कई और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आपने अगर घर पे भी अगर आपको बुखार आता है तो पहली दवाई जो आपने लेनी है वो पैरासीटामोल लेनी है, और ये 4 बार से ज़्यादा आप दिन में नहीं लें। इससे अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप घर पे गर्म या ठंडे पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं बुखार को कंट्रोल करने के लिए, जब तक कि आपकी दवाइयाँ असर कर रही हैं और आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि हमने बोला, कि इससे होने वाली शरीर में पानी की कमी। वो पानी की कमी क्यों होती है? या तो बुखार से हमारे शरीर में पसीने के तौर पे पानी लूज़ होता है, या फिर कोई वॉमिटिंग है या उल्टी जो लगती है तो उसके कारण हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाता है, या फिर इसके अलावा जो पेशेंट है उसका जो पानी या पानी से तरल पदार्थ हैं वो लेना कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक पानी या पानी से बने हुए और तरल पदार्थ है, जैसे कि कोई जूस है या फिर घर पे बनी हुई साफ़ सुथरे लस्सी वगैरह है, या फिर और तरह के कोई भी पानी पदार्थ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका सेवन करें। तभी आपके शरीर में पानी की पूर्ति 3 से 3.5 लीटर, अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है तो 3.5 लीटर आपको कम से कम 24 घंटे में सेवन करना है, ताकि आप इसके होने वाले डिहाइड्रेशन से बच सकें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जिसके ऊपर हमें डॉक्टर से मिलना ही मिलना है, जिसे कि वार्निंग लक्षण बोला जाता है। कभी भी पेशाब का कम हो जाना। बच्चों के केस में अगर आपके बच्चों को फीवर आ रहा है तो उनके आँखों का पानी सूखना, या उनके होंठ, जीभ या मुंह बार बार सूखना, उनकी आईज़ जो जिन्हें आंखें बोलते हैं वो अंदर धंसना, शरीर पे लाल रंग के धब्बे आ जाना, चिट्टे आ जाना, किसी भी जगह से अत्यधिक ब्लीडिंग होना या फिर खून बहना, जैसे कि नाक है, आपके जबड़े हैं, आपकी उल्टियां हैं, या फिर जो आपकी लैट्रिन है वो काले रंग की आना, या आपको किसी भी तरह के चक्कर या सांस में तकलीफ होना। ये एक वार्निंग लक्षण है जिसमें आपने अपने डॉक्टर से जल्दी कांटेक्ट करना है, और ये इसके लिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती भी किया जा सकता है, करना पड़ता है। आखिरी बात पे हम डिस्कशन करें तो या फिर चर्चा करें, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि इस मच्छर को कैसे फैलने से रोका जाए, क्योंकि अल्टीमेटली कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है जिससे इस वायरस को मारा जा सकता है, बट हाँ, मच्छर की अगर कंट्रोल करें तो इसका ट्रांसमिशन एक बीमार आदमी से एक स्वस्थ आदमी को हम रोका जा सकता है। इसमें ये मच्छर खासकर ठहरे हुए पानी में पनपता है, तो हमें किसी भी तरह का ठहरा हुआ पानी, चाहे वो आपके घर के अंदर है, चाहे वो किसी तरह के पोटदान में है, या फिर बर्तनों हैं, या फिर जिसे कि फूलों का दस्ता बोला जाता है, उसमें इकट्ठा हो रहा है, या घर के आसपास किसी जगह पे पानी इकट्ठा है, खासकर बारिशों के सीज़न में ये पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको आपको रेगुलरली चेंज करना है, उसको साफ़ करना है। वहाँ पे किसी भी पानी की स्रोत को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि वही जगह है जहाँ पे मच्छर पनपेगा और ये फिर वायरस को ही ट्रांसमिट करेगा, एक स्वस्थ आदमी से, एक मरीज आदमी से एक स्वस्थ आदमी की तरफ। इसके अलावा घर के अंदर शौचालय में इकट्ठा हुआ पानी को कवर करके रखना है, शौचालय को, बाल्टियों में कोई पानी इकट्ठा ना हो उसको उल्टा करके रखना है। आसपास इस सीज़न में जब कूलर बारिशों के सीज़न में कम यूज़ होने लगता है तो उसके अंदर पानी इकट्ठा है, तो उस पानी को आपने निकाल के अपने कूलर को साफ़ रखना है, या उसके अंदर कुछ दवाइयाँ डाल के रखनी है जिससे ये मच्छर उसमें पनपे नहीं। इसके अलावा छतों के अंदर या आसपास, घरों के आसपास कोई भी किसी भी तरह का पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि यहीं से ही मच्छर का फैलाव होता है और मच्छर यहीं पे पनपते हैं। अब हम दूसरे एक फीवर, वायरल फीवर के बारे में बात करेंगे, जो भी इस सीज़न में ही देखने को मिलता है, जिसका नाम चिकनगुनिया वायरस भी बोलते हैं, चिकनगुनिया फीवर भी बोलते हैं। चिकनगुनिया भी एक वायरस से ही ट्रांसमिट होता है, और मच्छर जो डेंगू फीवर के लिए जिम्मेवार है वही डेंगू फीवर, और वही मच्छर एडिस एजिप्टी और एडिस अल्बोक्टिकस जिसे बोलते हैं, वही पर्टिकुलर मच्छर जो है इस वायरस का प्रवाह करने में हमारे कारण रिस्पॉन्सिबल जिसे बोलते हैं। इस बीमारी का भी कोई वैक्सीन या कोई स्पेसिफिक दवाई अवेलेबल नहीं है, तो हमारा जो इलाज जो होता है वो सिर्फ पेशेंट के लक्षणों के ऊपर उपलब्ध है। तो जैसे कि हम डेंगू फीवर की रोकथाम के बारे में बात की, इसी तरह चिकनगुनिया के मच्छर को अगर हम रोकथाम में हम मदद करें और उसको रोकथाम को रोक पाएँ तो हम इस बुखार से बच सकते हैं। तो हमारा जो मेन जो फोकस रहता है या मेन जो हम तरीका है जिससे हम इस बुखार से बच सकते हैं, वो इस मच्छर को रोकने से और मच्छर के काटने से हमने बचना है। वो कौन से लक्षण हैं जो आप इस बुखार में देखने को मिलेंगे? वो लक्षण बहुत से हद तक काफ़ी जो दूसरे बुखार है उनसे मिलते जुलते हैं, तो इसलिए आपको शुरू में नहीं पता चल पाएगा कि ये चिकनगुनिया फीवर है, ये डेंगू फीवर है। बहुत बार पेशेंट सिर्फ ये कह के आता है कि ये वायरल फीवर है, या उसे ये बताया जाता है ये वायरल फीवर है, क्योंकि पहले के जो कुछ लक्षण हैं वो सभी बुखारें, चाहे वो बैक्टीरिया से होने वाले हैं या वायरल से होने वाले हैं, काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। तो शुरू में हमें विदाउट टेस्ट, जो कि 3 से 4-5 दिनों में ही सही तरह से पता लगा पाते हैं, पहले ये टेस्ट हमें नहीं होते हैं,
तो हमें बोलना बड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि इनसे इलाज जो है वो सिम्टोमेटिक इलाज ही है, कोई स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं है बहुत सारे वायरल फीवर की। तो वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? आपको बहुत तेज़ से बुखार आना, सर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, या फिर आपकी मांसपेशियों में दर्द होना। ये 4 से 7 दिन बाद मच्छर के काटने के बाद होता है। ऑलमोस्ट भारत के सभी भारत और भारत के आसपास पूर्वी देशों या अफ्रीका के जंगलों या अफ्रीका के बहुत सारे देशों में इसका इस टाइम पे ईजिली देखने को मिलता है। और जो सीज़न है वो यही गर्मी से लेकर सर्दियाँ से शुरू होने तक, तो मई से लेकर ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर तक इसके बुखार को फैलता है और इस बुखार के हमारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। जैसे कि कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि कैसे इस बुखार से बचा जाए। तो जब इस सीज़न में खासकर अपने बदन को ढक्के वाले शर्ट या जो पैंट है उसकी फुल स्लीव्स की शर्ट ये बोलते हैं, या पूरी बाजू की शर्ट आप डालें। मॉस्किटो से बच के, मच्छरों से बचने वाली क्रीम्स या कॉयल्स या फिर किसी और तरह की जो बीमारियाँ उपलब्ध जो चीज़ें हैं उनसे अपने घरों पर ही उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और उनसे बचें मॉस्किटो या मच्छरों के काटने से। अपने आसपास अगर आप ये सब चीज़ें नहीं यूज़ कर पा रहे या फिर ये आपके घर के आसपास अवेलेबल नहीं है, तो आप मच्छर से बचने वाले नेट भी आते हैं आजकल, उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने घर पे लगवा सकते हैं अपने बेड के आसपास। पर ये है कि जब आप बेड से बाहर निकलेंगे तब भी आपको मच्छर काट सकते हैं, तो फिर ये आपके क्रीम्स या फिर कॉयल्स ही घर पे उसको हम बच सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रसूति वाली औरतें हैं या फिर बच्चे हैं, उनमें इनका प्रभाव और इनसे होने वाली जो बड़ी बीमारियां या कॉम्प्लिकेशन जिसे बोलते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए खासकर इनको इन मच्छरों से बचना चाहिए और इन मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। सबसे पहले आपको बुखार हो तो सबसे पहले आप, अगर ये दिक्कत बढ़ रही है या फिर वार्निंग साइंस आ रहे हैं, अपने डॉक्टर से मिलें। स्पेसिफिक इलाज नहीं है तो बुखार के कंट्रोल के लिए पैरासीटामोल ही पहला ही दवाई है जो हम आपको अपने पेशेंट या डॉक्टर आपको बताएगा। इसके अलावा वो आपको ये बताएगा कि आप के घर पे होने वाले, अगर आपके घर पे ये आपको हुआ है तो बाकी जो बचे हुए स्वस्थ आपके घर पे लोग हैं उसको भी हो सकता है, तो उनको ज़रूरी है कि वो मच्छर की ही रोकथाम की जाए। आपके घर के आसपास वो मच्छर पनप रहा है, इससे आपके घर पे और आपके घर के आसपास वाले लोग इससे चिंतित होना चाहिए कि उनको भी अब ये हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपके खांसी या बुखार से ही ये फैलेगा तो मच्छर के काटने से फैलेगा, तो इसलिए आपने मच्छर का ही रोकथाम करनी है, मच्छर के फैलने को ही रोकथाम करनी है। कॉम्प्लिकेशन इसके कारण क्या हो सकते हैं? आपके शरीर के आपके विभिन्न अंगों में ये बुखार फैल सकता है, चाहे वो दिमाग पे हो, चाहे आपके हार्ट में हो या फिर आपकी आंतड़ियों में हो। इससे होने वाली दिक्कत वहाँ हो सकती है। अब हम अगले बुखार जो कि H1N1 एक महामारी करके अभी लास्ट 3-4 सालों में फैला था, वो भी एक वायरल फीवर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। H1N1 फीवर एक तरह का सीजनल वायरल फीवर की तरह ही प्रेजेंट हुआ था, बट हाँ, इसका जो रोकथाम थी और इसका जो स्प्रेड था वो बहुत जल्दी हुआ, क्योंकि इसके कारण हमारे शरीर की एक इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं वो अभी तक डेवलप नहीं हुई थी। कुछ सालों बाद किसी भी तरह का इन्फ्लुएंजा फीवर जिसमें कि कुछ चीज़ें जेनेटिकली उसमें चेंजेस आते हैं और वो एक नया स्पीसीज़ करके एक नया आप सोचिए कि एक नया वायरस जनरेट होता है, और हमारे शरीर की जो नॉर्मल लड़ने की जो ताकत होती है इस वायरस के अगेंस्ट नहीं होती है। तो ये सारे संसार में डिपेंडिंग कि कितना बड़ा है और कितना छोटा है उस तरह से फैलता है। और ये H1N1 इसी तरह एक महामारी करके फैला, जो सबसे पहले अमेरिका में सैन डिएगो में कुछ पेशेंट्स में देखने को मिला 2009 में, और अगले 1 से 1.5 साल में ऑलमोस्ट हमारे पूरे संसार भर के सभी देशों में यहाँ पे पेशेंट का इन्वॉल्व हुआ। और हालांकि इसमें जो होने वाले जो मृत्यु थी या होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो बहुत कम थे, बट एक अवेयरनेस और मीडिया के कारण इसके बारे में लोगों के बारे में चर्चा बहुत उठी और लोगों इससे चिंतित काफ़ी होने लगे कि ये कितना बड़ा वायरस आ गया है या ये बहुत ज़रूरी है, हमें सबको इससे बचना चाहिए, सबको दवाइयाँ लेनी चाहिए, किन लोगों को दवाइयाँ लेनी चाहिए और किन लोगों को दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस वायरस के खिलाफ स्पेसिफिक दवाई भी बाद में आ गई थी। इसका जो लक्षण थे वो काफ़ी हद तक बाकी सीजनल वायरल फीवर से मिलते जुलते थे, जैसे कि बुखार, खांसी, गला खराब होना, आपका नाक बहना, शरीर या बाकी जोड़ों में आपका दर्द होना, या इसके अलावा आपके लूज़ मोशन जिसे बोलते हैं, बार बार लैट्रिन आना। तो ये डायरिया वगैरह इस पर्टिकुलर फीवर में ज़्यादा देखने को मिले थे। पर इसके अगर हम देखें तो यही जो लक्षण है वो बाकी फीवर्स में भी, बाकी बुखारों में भी सेम देखने को मिलता है। तो इसलिए पहले कुछ दिनों में आपका पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये नॉर्मल वायरल फीवर है या फिर कोई इन्फ्लुएंजा या H1N1 वायरल फीवर है। इसका फैलना किस तरह है? जैसे हम पहले वाले 2 फीवर के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वहाँ पे मच्छर से ही इसका फैलना होता है।
H1N1 की खास बात ये थी कि ये हमारे शरीर के कोई भी पदार्थ जो हमारे नाक से निकल रहे हैं, जैसे कि बलगम वगैरह है या नाक से हमारा जो बहना है, उससे ही ट्रांसमिट हो रहे थे। तो एक आदमी के जो एक बीमार आदमी है वो अगर स्वस्थ आदमी को क्लोज कांटेक्ट में आ रहा है या उसके आसपास उसके घर में रहता है, तो उसको भी वो रिस्क है कि वो उस वायरल फीवर को पकड़ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इसके बारे में लोगों को चेतना जगाई जाए कि आप जब बीमार हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर पे रहें। दूसरी बात, लास्ट 1-1.5 साल से इसके बारे में अब वैक्सीन अवेलेबल है। तो अब लोगों को मानना है कि हम सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर कुछ लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबके लिए वैक्सीन ज़रूरी नहीं है। कुछ पर्टिकुलर जो लोग हैं, जैसे कि बच्चे हैं जो 5 साल से नीचे हैं, या फिर अधेड़ उम्र के लोग हैं जिनको कि बड़ी बीमारियां भी हैं साथ में, उनके लिए ये अभी भी ज़रूरी है और उनको अभी तक H1N1 फीवर नहीं हुआ है, तो उनको ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, ताकि वो उनके ऊपर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं तो उनको डर ज़्यादा है कि अगर H1N1 फीवर होगा तो उनके अंदर बड़ी बीमारियां और कॉम्प्लिकेशंस और हो सकते हैं। तो खासकर उन्हीं लोगों को वैक्सीन ही लगवानी चाहिए, सबके लिए वैक्सीन ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, इसको हम कैसे अपने एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने पे रोके। जैसे कि हमने देखा कि ये हमारी बॉडी के सिक्रीशंस जिसे बोलते हैं, अगर हम बलगम की बात करें, खांसी हो रहा है या नाक बह रहा है, तो उन्हीं तरल चीज़ों से ही ये फैलता है। तो अगर हम हाथ बार बार धो रहे हैं, हमारे उन ऐसी किसी भी चीज़ को अगर नाक है या मुंह है, आप उनको कम से कम हाथ लगाएं। अगर आपको ये वायरल फीवर हो गया है, घर पे रहें ज़्यादा से ज़्यादा दिन, 7 से 8 दिन आप घर पे रहें और बार बार आप हाथ साफ़ करते रहें। खासकर जो अगर आप घर पे कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे टिश्यू पेपर है या रुमाल है, तो वो आप सिर्फ अपना रखें, या बाकी तौलिया वगैरह है तो आप अपने सीमित तक रखें, तभी हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। अपनी नाक को कवर करके रखना, अपने मुंह को कवर करके रखना। आप जब छींक रहे हैं तो अपने छींक को या अपने मुंह को कवर करके रखना, ये ज़रूरी है, ताकि ये वायरस जो है दूसरे स्वस्थ आदमी की तरफ ना फैले। इसके अलावा अगर आपको ये साथ में हो गया है तो अपने आँखों को, अपने मुंह को ढक के रखना, और ख़ासकर जो बीमार आदमी है उससे हम जितना बच सकें, तभी हम स्वस्थ आदमी इनसे बच सकते हैं, इस बुखार से। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बुखार हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सबसे पहले डॉक्टर के पास भागना है। बहुत सारे लोगों को इसकी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है और ये वैसे ही ठीक हो जाता है। इसका 7 से 10 दिन 2 कोर्स है। बट हाँ, कुछ वार्निंग साइंस हैं, जैसे कि आपका सांस बार बार आना, जो कि हम आगे भी चर्चा करेंगे। वो वार्निंग साइंस या वार्निंग लक्षण है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, नहीं तो आप घर पे रहिए। इससे आप अपनी शरीर की ताकत से इस वायरस को लड़ सकते हैं। दूसरी बात, आप इस वायरस के फैलने को भी रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि ये वायरस आपके ही एक स्वस्थ आदमी को कहाँ से मिलना है, एक बीमार आदमी से। अगर आप उसको रोकथाम कर पा रहे हैं, एक बीमार आदमी को घर पे ही रहेगा, तो कम से कम लोगों से मिलेगा और वो ऑब्वियसली उसको उसका जो फैलना है वहीं पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं तो आप दूसरे आदमियों से जितनी दूर मेंटेन कर सकें वो अच्छा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस इमरजेंसी, जिसे कि वार्निंग लक्षण बोलते हैं, उन लक्षणों को हमें ध्यान में रखें, और जैसे ही वो हमारे अंदर देखने को मिलते हैं या बीमार आदमी देखने मिलते हैं, उसे आप डॉक्टर के पास ले जाएं। वो लक्षण क्या है? आपको सांस फूलना, या फिर आपका सांस तेज होना, आपके किसी भी तरह का दर्द होना, खासकर छाती में और पेट में, आपका चक्कर आ जाना, या फिर उल्टी जो बार बार हो रही है और रुक नहीं रही है। इसके अलावा आपका कोई बड़ी बीमारी के पेशेंट है, जैसे कि दमा, शुगर, ब्लड प्रेशर, तो उनमें इनमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं। या फिर किसी प्रेग्नेंट औरत में, उसके लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर से जल्दी मिले और उसका सही दवाई उसको टाइम से चालू हो सके। इसके अलावा कुछ बुखारों, वायरल फीवर के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि खासकर बच्चों को देखने को मिलते हैं और जिनके लिए वैक्सीन अच्छे से अवेलेबल है। अगर हम अपने बच्चों को वो वैक्सीन लगवाएं तो हम इन बच्चों को इन पर्टिकुलर वायरल फीवर से बचा सकते हैं और उनके होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं उसी बारे में बात करना चाहूँगा कि मीज़ल्स भी एक वायरस है जो हमारे, जैसे कि हमने इन्फ्लुएंजा फीवर देखा, उसी तरह का ही सिम्टम आता है। खासकर इसके साथ चिट्टे आ जाते हैं लाल कलर के, और इसका जो ट्रांसमिशन है, जो फैलने का क्रिया है, वो एक हमारे शरीर के होने वाले सिक्रीशन, जैसे कि बलगम है या नाक के जो सिक्रीशन है, उसके से ही फैलता है। खासकर सर्दियों के सीज़न में ये देखा जाता है, और सिर्फ आदमियों से ही दूसरे आदमी में होता है, किसी और जगह से ही नहीं हो सकता। आदमी से ही दूसरे आदमी को फैलेगा ये। इसमें खासकर एक रैश आएगा और निमोनिया होने का डर रहता है। मीज़ल्स की वैक्सीन इस टाइम पे अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है। अगर हम बच्चों को लगवाएं तो हम इस मीज़ल्स के प्रकोप से बच सकते हैं। और हमें अपने बच्चों को, जैसे कि हमारे सरकार जो है, इसके पूरा किसी भी अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके इसके सारे वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा फीवर है रूबेला,
जो भी काफ़ी हद तक मीज़ल्स की तरह ही प्रेजेंट करता है, और तेज़ बुखार के साथ लाल चिट्टे आ जाना जो 14 से 21 दिनों में होते हैं वायरस के हमारे शरीर के एंट्री करने के बाद। और इसके अलावा इसका स्पेसिफिक टेस्ट हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है। कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है पर इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हमारा वैक्सीन अवेलेबल है तो हम इससे बच सकते हैं, और अपने बच्चों को इसको वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि उनको ये बुखार नहीं हो। आखिरी में बात करना चाहूँगा चिकन पॉक्स, जो भी एक बहुत कॉमन बुखार है जो खासकर बच्चों में 5 से 7 साल तक बच्चों में ये देखने को मिलता है। इसका भी ट्रांसमिशन जो है, जिसे फैलने का जो क्रिया है वो एयरबोर्न जिसे बोलते हैं, कि हमारे शरीर के बीमार आदमी से स्वस्थ आदमी में उसके बलगम और उसके छींकों वगैरह से होगा। 14 से 16 दिन के बाद ये वायरस जब आपके हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसके बाद ये बुखार होता है। इलाज इसका बच्चों में हम कोई स्पेसिफिक नहीं है, इलाज नहीं है, हम खाली बुखार का इलाज करते हैं और उसके सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। बड़ों में इसके लिए कुछ तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो हम दे सकते हैं, पर हाँ इसकी भी वैक्सीन अभी अवेलेबल है। तो आप अगर अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे तो चांसेस कम है कि उनको ये बुखार हो और हम इस बुखार से बच सकते हैं। इसके अलावा इसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं जो खासकर कि बड़े आदमियों में, अगर उन्हें बचपन में ये बुखार नहीं हुआ, एक बार आपको बुखार हो गया तो आपको पूरे जीवन भर के लिए एक इम्यूनिटी और एक तरह की ताकत प्रदान हो जाती है। इस वायरस के हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसके बाद आपको ये चांसेस होने के, दोबारा चिकन पॉक्स फीवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट इससे होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, अगर ये वो खासकर कॉम्प्लिकेशंस बड़े लोगों में ही देखने को मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनका इलाज किया जाता है, और उनके अंदर इनके प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं और उनका दिक्कतें खासकर कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं या फिर जो बड़ी बीमारियों हैं या हमारी शरीर की इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तभी ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो अंत में मैं यही बताना चाहूँगा कि वायरल फीवर, बहुत से वायरल फीवर का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। बहुत सारे वायरल फीवर का रोकथाम के लिए चीज़ें बहुत हैं। तो आप मच्छरों को सीज़न वाइज मच्छरों को कंट्रोल कीजिए, उनको पनपने मत दीजिए अपने घर के आसपास, या फिर आप उनके आसपास अगर बीमार आदमी हैं तो वो स्वस्थ आदमी से दूर रहे थोड़े टाइम के लिए, अगर आप इन्फ्लुएंजा फीवर से हैं या फिर आप मीज़ल्स से चिकन पॉक्स फीवर है जिनका कि एयरबोर्न फैलना तरीका है। इसके अलावा आपको वायरल फीवर होता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपके शरीर में पानी की कमी होने के कारण। तो अधिक से अधिक पानी का सेवन या पानी से बने हुए पदार्थ, तरल पदार्थ बाकी हैं, अगर आप उनको लेंगे तो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप इससे होने वाले वायरल फीवर से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। अंत में यही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने वायरल फीवर के बारे में बताया। 3 तरह के फीवर जो आम लोग समझते हैं, एक तो सीजनल फीवर, दूसरा दिमागी बुखार जिसको कुछ क्षेत्रों में कहा जाता है, और तीसरा वायरल फीवर। और जो पहला रिएक्शन लोगों का होता है कि पैरासीटामोल ले लो, कुछ एंटीबायोटिक लो। तो मेरा प्रश्न है कि तीनों को कैसे वो अलग समझे और जो ट्रीटमेंट शुरू करता है उसमें क्या शुरू करें? पहले 3 से 4 दिन में बुखार, चाहे वो सीजनल फीवर है या सीजनल फीवर वायरल और बैक्टीरियल दोनों तरह से हो सकता है, या फिर कोई वायरल फीवर है या कोई और तरह का फीवर है जो आ रहा है पेशेंट को, पहले 3 से 4 दिनों में इसको पता लगाना कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है मुश्किल होता है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो सारे टेस्ट अवेलेबल नहीं हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं। हमें यही ध्यान रखना है इस कि पर हम हमारे चर्चा करेंगे। एक बिहार से दर्शक हैं, उनका पहले प्रश्न लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी, मैं विकास बोल रहा हूँ। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे पिछले 22 फरवरी से फीवर है और मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया था तो उन्होंने बताया था कि ये जनरली फीवर है, लेकिन ये क्योर हो नहीं रहा है। एक बार फिर से आप अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे फीवर था पिछले 22 फरवरी से। 22 फरवरी से? जी जी जी। और मैंने कई डॉक्टरों से दिखाया, एलोपैथ और आयुर्वेदिक दोनों डॉक्टरों से, तो उन्होंने बताया कि ये जनरली फीवर है। कितना फीवर रहता है? आपकी उम्र कितनी है और फीवर क्या रहता है? जी जी, ये अंडर 100 रहता है, 100 के नीचे रहता है। 100। अच्छा, और आपकी उम्र कितनी है? जी, अभी 20 साल। जी जी।
और इसके अलावा बुखार के अलावा आपको साथ में कुछ और है, खांसी, बदन में दर्द या फिर कोई गांठ वगैरह या खून वगैरह आता है या बलगम वगैरह आता है कहीं से? जी ये सब कुछ नहीं, बस कभी इनका मेन प्रॉब्लम है 100 फीवर, तो ये तो हो सकता है कि कोई कैरी ऑन भी कर जाए, इसके कारण भी इनकी मेडिसिन के बाद 20 कैरी ऑन कर जाता है। 20 से 22 फरवरी से बोल रहे हैं, तो 2-3 महीने का बुखार है आपको। हमारा संपर्क टूट गया, पर हो सकता है कि बुखार आपको बार बार नहीं आ रहा हो, बीच में आ रहा है, इसके नहीं, और बारे में कई हमें पता नहीं। डॉक्टरों से दिखाया, इलाज करवाया, तो इसमें कभी कभी होता है कि ज़्यादा मेडिसिन खाने के कारण बिल्कुल। बुखार कैरी ऑन कर जाता है। यही तो हमें 100 बुखार कोई मायने नहीं रखता है, स्वस्थ रहें, खाए पिए और रोग। बुखार सबसे खास बात यही है कि बुखार एक लक्षण है, बुखार बीमारी नहीं है। बुखार आपके अगर आ रहा है तो एक लक्षण है कि आपके अंदर कोई बीमारी है, जो कि इन्फेक्शन से हो सकती है, किसी और कारण से हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एंटीबायोटिक लें तो वो बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं। बुखार हमें लक्षण से हमें उस बीमारी के बारे में पता करना है। वो एक लक्षण आ रहा है जो हम हमारे पास पेशेंट आएगा तो खांसी या फिर बुखार से आएगा, हमें उस बीमारी के बारे में पता करना है कि ये वायरल फीवर है या बैक्टीरियल फीवर है या फिर कोई और कारण से फीवर है, जो कि नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज भी रहते हैं हमारे शरीर में, कोई भी जोड़ों में कोई सूजन आना, तो वो सब चीज़ों के बारे में पता लगाना जरूरी है। एक और बिहार से दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। जी मैं विकास बोल रहा हूँ, मैं ही थोड़ी देर पहले कॉल किया था। हाँ हाँ, पूछिए। बताइए। जी मेरा जो फीवर रहता है वो कभी कभी आती है। कभी कभी और किसी टाइम पे आता है दिन में? जी नहीं, उसका टाइम कुछ होता नहीं है, बस ऐसे ही, लेकिन हाँ वो मुझे लगता है कि कंटिन्यू बना हुआ है। कंटिन्यू बना हुआ है। रोज आ रहा है आपका कहने का मतलब? जी जी रोज आपको आ रहा है, किसी टाइम पे नहीं आ रहा है, आता है और आप उसको थर्मामीटर से नापते हैं? जी जी ठीक है। कोई पर्टिकुलर पैटर्न जिसे बोलते हैं कि शाम में आना, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा आपको कोई कमजोरी वगैरह या आपका वजन कम नहीं हुआ है? जी वैसे मैंने वेट किया था तो वेट ठीक है। इसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि आपका 2-3 महीने से बना हुआ बुखार है, तो हम वही बात करें कि 2-3 महीने से बना हुआ बुखार बिना दवाइयों के कोई बैक्टीरिया या वायरस से होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक इन्फेक्शन से ही हो सकता है। कुछ बड़े इन्फेक्शंस होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन जिन्हें क्रॉनिक इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, या इसके अलावा क्रॉनिक बीमारियां भी हैं। तो आप एक अच्छे बड़े डॉक्टर से हॉस्पिटल में दिखाएं। जाके उसके बारे में सारे टेस्ट करवाइए और फिर आपको बता सकें। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे बैक्टीरियल फीवर वायरल फीवर से कैसे अलग होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरियल फीवर पहले 3 दिनों में हम पता नहीं लगा सकते बहुत सारी फीवर का कि बैक्टीरियल फीवर है, वायरल फीवर है। ये जरूरी है कि बैक्टीरियल फीवर के लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं। जब हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो वो एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल फीवर पे काम करती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक अवेलेबल है और पहले 3 दिनों में हमें पता नहीं है कि पेशेंट का वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि आप दवाइयाँ एंटीबायोटिक चालू कर दीजिए। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो फीवर आया उसी दिन से पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, ऐसा करना उचित है या गलत है? ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है। पैरासीटामोल आपके बुखार को कम करने में आपकी मदद करेंगी। अगर हम देखें तो वायरल फीवर के लिए कोई इलाज नहीं है, तो आप रुक सकते हैं अगर आपके अंदर कोई वार्निंग सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। वार्निंग सिम्टम्स की जैसे कि हमने बात की थी, कोई भी तरह का सांस चढ़ना, या फिर आप छोटे बच्चे हैं, या आप अधेड़ उम्र के आदमी हैं, या फिर आपके अंदर और कोई वार्निंग आ रही सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशाब कम हो जाना या फिर है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिले। वो डिसाइड करेंगे कि आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या फिर आपको ये वायरल फीवर है जिसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, एक और उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। अच्छा बताइए कि मीजल्स और चिकन चिकन पॉक्स। हेलो, हाँ जी, बताइए। मीजल्स और चिकन सवाल कंप्लीट करिए। मीजल्स और चिकन पॉक्स के लिए कोई नया वैक्सीन है, कितने उम्र तक लिया जा सकता है? मीजल और चिकन पॉक्स को कैसे समझें और क्या उसके लिए कोई नया वैक्सीन है जो जिसको उपयोग किया जा मीजल्स सके? और मीजल्स के लिए MMR वैक्सीन है जो हमारे सरकार से बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रीली अवेलेबल है। तो मीजल्स की वैक्सीन है, आप अपने बच्चों को जरूर लगवाइए। मीजल्स का बुखार जो है वो एक बुखार के साथ लाल चिट्टे आ जाना, और एक जिसे कॉप्लिक स्पॉट्स भी बोलते हैं, और किसी जगह पे हमारे फेस से शुरू होकर हमारे नीचे पैरों तक वो फैलता है। तो इस तरह के इसके साथ होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसके बाद ये फिर एक धब्बे छोड़ जाता है। तो इसके लिए मीजल्स के लिए आपकी वैक्सीन अवेलेबल है और इसका बचाव उस वैक्सीन से आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। चिकन पॉक्स के लिए
वैक्सीन अब आने लगी है और चिकन पॉक्स की वैक्सीन अब अवेलेबल में मार्केट में भी अवेलेबल है, पर अभी तक ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है या उपलब्ध नहीं है। और बहुत सारे बच्चों को एक बार अगर चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके बाद उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है, अनलेस कि आपके शरीर में फिर से कोई हमारे शरीर की इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं वो लो ना हो, चाहे वो प्रेग्नेंट पेशेंट है या फिर कोई बड़ी बीमारी या इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसे कुछ दवाइयाँ हैं वो लेने के कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वो चिकन पॉक्स आपको दोबारा या दूसरे इन्फेक्शन री इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं वो हो सकता है। अदरवाइज वैक्सीन अवेलेबल है दोनों ही बीमारियों की, और आप अपने बच्चों को इनसे दोनों आप अवेलेबल करा सकते हैं। दोनों तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो अपने बच्चों को इनको लगवा सकते हैं और इफेक्टिव वैक्सीनेशन हैं और आपके बच्चों का इसमें डेफिनेटली रोकथाम हो सकता है इन बुखारों से। डॉक्टर साहब, पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश दर्शक से खासकर दिमागी बुखार के कारण बहुत सारे बच्चों को शिकायत आई थी और कई ने की मौत भी हो गई थी। तो दिमागी बुखार क्या है, उसका कोई लक्षण अलग क्या है, कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है, पहले प्रिकॉशंस भी कुछ है, इसको हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक पंजाब से हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, हम अमृतसर। जी, सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब जी, हम अमृतसर से बोल रहे हैं, पंजाब से। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी सर, डॉक्टर साहब हमारे इधर मच्छर इस समय बहुत है, तो आप हमारे को जब मच्छर काटता है किसी तरफ लैटरिन बैठ जाते हुए या बाहर घूमते हुए, तो कोई हमारे वहाँ पर मच्छर का जैसे कोई शाला सा पड़ जाता है ना, इससे कोई कारीपन या जैसे क्या कहें जिसके ऊपर कोई थोड़ा नहीं कह सकते। जी जी, वहाँ पर मच्छर काटने का दाग लगता है, जलन होती है, इसका खतरा है कोई? मच्छर के काटने के कारण आपको, आप बोल रहे हैं कि उस जगह पे निशान पड़ जाता है और छाला सा बन जाता है, वो उसके ख़त्म करने के लिए कुछ एंटी हिस्टामिनिक्स या एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, आप उसको ले सकते हैं, पर वो हर बार ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो एक बार काटा और मच्छर काटने के बाद वो छाला बना है, अनलेस कि वो बढ़ नहीं रहा है, तो 1 से 2 दिनों में वो वैसे भी चला जाता है। ध्यान ये है कि आपके घर के, आपने एक अच्छी बात उठाई कि हमारे घर के आसपास मच्छर बहुत है और हम काट रहे हैं, तो वो मच्छरों का जो अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे मच्छर जो हैं गंदे पानी और पानी के स्रोत में ही इकट्ठे होते हैं। तो आप अपने घर के आसपास पता कीजिए, कोई पार्क है वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, या घर के आसपास कोई बर्तन है या पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले बारिशें हुई थी तो उसके बाद कुछ नालियाँ वगैरह हैं तो वो हैं, या आप अपने म्यूनसिपैलिटी में इन्फॉर्म कीजिए, वो कुछ दवाइयों का छिड़काव कीजिए, खासकर घर पे क्रीम या कॉयल का इस्तेमाल कीजिए, मच्छरों के काटने से बचें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको यही सलाह दूंगा। इसके अलावा जो अगर छाला बन रहा है तो उसके लिए, अगर बड़ा बन रहा है तो उसके लिए हम आपको कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। एक बिहार से दर्शक हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। जी सर, मेरी एक बेटी है। हाँ, पूछिए। जी सर, मेरी एक बेटी है। सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। उसको कुछ दिन से फीवर है उसको। जी सर, वही सवाल पूछ रहा हूँ, उसको फीवर है, इकोलाई का प्रॉब्लम है। फीवर और क्या प्रॉब्लम है? इकोलाई एक जो आपने इकोलाई वाला जो फीवर से कम रहता है, फीवर से कम रहता है और 98 से ऊपर के बीच में फीवर हमेशा बना है। कहाँ से नहीं हो रही है, मतलब एंटीबायोटिक दवाई चल रहा है और दवा का असर रहता है, ठीक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। बिहार में आम समस्या है इकोलाई, इस तरह के वहाँ बैक्टीरिया जनित बुखार ज़्यादा होते हैं। जिस तरह से ईस्टर्न यूपी में भी दिमागी बुखार की, तो रीजन वाइज भी फीवर की कैटेगरी है। इकोलाई एक बैक्टीरिया है जिसका कि कुछ एंटीबायोटिक अवेलेबल हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपकी बेटी को कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, एंटीबायोटिक चल रही होंगी और उसके इलाज के लिए, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बैक्टीरिया हमारे अंदर है। ऐसा नहीं है कि ये बाहर से आता है, हमारे अंदर है, पर ये हमारे अंदर इन्फेक्शन कर रहा है, तभी ये दिक्कत होती है। हमारे भारतवर्ष में ये अगर हम देखें तो साफ़ सुथरे पानी और गंदा खाना खाने से ही इसका प्रभाव फैलता है, और ख़ास करके पेट में इसका इन्फेक्शन हो सकता है या पेशाब में इसका इन्फेक्शन। पेशाब में खासकर शुगर के मरीज़ हैं या फिर नॉर्मल फीमेल जो हैं, औरतें जो हैं, उनमें इनका इन्फेक्शन देखा जाता है। उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। आप उसका रेगुलरली अपने डॉक्टर से मिलकर वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको बताएंगे और आप उसका इलाज करके इसका निदान पा सकते हैं। इसका ये इस बुखार का कुछ अलग सिम्टम है?
ये डिपेंड करेगा कि आपको बुखार, जैसे हमने बोला कि बुखार एक लक्षण है। इसके अलावा वो कहाँ से हो रहा है। अगर वो पेट का इन्फेक्शन है तो साथ में आपको लूज मोशन लगे हुए होंगे। अगर आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है तो जलन हो रही होगी। आपके किडनी वाले स्थान पे, मतलब आपके पेट के बाईं या दाईं तरफ आपको दर्द हो रहा होगा, या फिर आपको पेशाब करने बार बार आएगा। ये कुछ लक्षण है कि आपको यूरिन का, पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है, और उसका टेस्ट करने पे हमें पता लग सकता है ये कौन सा बैक्टीरिया है। फिर हम दवाइयाँ उसके हिसाब से हम आपको चालू कर सकते हैं। ओके। और दिमागी बुखार का क्या, उसका क्या है? जब हम और मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार और मेनिंजाइटिस क्या दोनों एक है? दिमागी बुखार और मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार में मेनिंजाइटिस एक तरह का है। दूसरा दिमागी बुखार एनकेफेलाइटिस को भी बोलते हैं। ये वायरस और बैक्टीरिया दोनों ही इस तरह के बुखार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वायरल एनकेफेलाइटिस भी एक तरह का दिमागी बुखार करता है, और इसके अलावा बैक्टीरियल में मेनिंजोकोकल, जिसे बैक्टीरियल मेनिंजोकोकल फीवर भी बोला इस जाता पर है। हम लोग चर्चा करेंगे। एक मध्य प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। संपर्क टूट गया लगता है। हम लोग बात कर रहे थे दिमागी बुखार के बारे में। दिमागी बुखार अगर वायरस है और बैक्टीरिया, ये एक सीरियस बुखार है। और अगर हम जैसे वार्निंग साइंस के लिए बात करें तो अगर किसी भी पेशेंट को चक्कर आना, या पेशेंट का बात एकदम से बेहोशी की तरफ बढ़ना, या फिर उसके अंदर झटके जिसे फिट्स बोला जाता है वो होना, ये एक लक्षण है कि पेशेंट के अंदर कोई वायरल या बैक्टीरियल एनकेफेलाइटिस हो रहा है या मेनिंजाइटिस हो रहा है। इसके अलावा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में शरीर के ऊपर लाल तरह के चिट्टे आ जाते हैं, जो शरीर के ऊपरी वाले भाग में देखने को मिलते हैं। ये एक सीरियस बुखार है जिसके लिए आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिले। और दोनों तरह के बुखारों के लिए कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो वो डॉक्टर आपको आइडेंटिफाई करके कि ये क्या है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी से या फिर कोई शरीर का सीटी स्कैन करके वो पता लगा के आपकी दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही एक सीरियस है। आपके बुखार के साथ कोई भी और सिम्टम आना जिसमें कि ये कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन मतलब आपका बात बहकी हुई बातें करना, या चक्कर आना, या फिर फिट्स पड़ना, या शरीर के किसी भी अंग का कोई उसमें कमजोरी आना, ये सीरियस बुखार की तरफ हमें बताता है। और इसके लिए अपने डॉक्टर से जल्दी मिलें। महाराष्ट्र से एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, एक कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हाँ, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, मेरे वाइफ को पिंपलीगंज का डिसीज है सर। क्या है? मेरे वाइफ को पिंपलीगंज डिसीज है 4 साल से। 4 साल से क्या है उनको? पिंपलीगंज डिसीज है सर। नहीं, आपकी बात हम लोग को समझ में नहीं आ रही, कृपया और सब उसको किसी शरीर के भाग को आप बताना चाह रहे हैं? वो मुंह में वो डिसीज है सर। क्या है? वो मुंह में वो जो डिसीज है ना, पिंपलीगंज नाम का डिसीज है सर, मुंह में। पिंपलीगढ़? हाँ सर। हाँ, शायद आप सही से नहीं बता पा रहे होंगे। पिंपलीगढ़ तो कोई भी ऐसी तरह की बीमारी नहीं होती है। लोकल भाषा में कुछ उनको बात हो सकता है कि आप महाराष्ट्र में किसी पर्टिकुलर बीमारी का नाम होगा जो हमें दिल्ली में यहाँ नहीं पता है। उसके बारे में क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मुझे उसका सही मेडिकल नाम क्या है वो पता चलना चाहिए। ओके। तो जिस तरह से आप मतलब बैक्टीरियल में या वायरल बीमारी में खास करके सावधानी बरतना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, खान पान साफ़ सुथरा हो और हाइजीनिक हो। बैक्टीरियल अगर बुखारों के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा खासकर कि ये गर्मी का जो समय होता है और गर्मी के बाद बारिशों का समय होता है, इस टाइम पे बहुत सारे बुखार देखे जाते हैं। बुखार के साथ कुछ और लक्षण आ सकते हैं, आपका पेट खराब होना, तो ये दर्शाता है कि आपने खान पीन में कुछ साफ़ सुथरा नहीं बरता है। तो जैसे कि हमने अभी बात की थी, ई कोलाई वाले इन्फेक्शंस या फिर और कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनसे ये बुखार के साथ आपका कुछ और सिम्टम्स भी आते हैं, तो हमें पता लग पाता है कि ये कौन से हैं, फिर हम टेस्ट करा के उसके अनुसार उनकी दवाइयाँ चालू कर सकते हैं। तो पेट खराब होना या जिस लूज मोशन में क्या दवा लेना चाहिए? लेकिन लोग सोचता है कि ये तो आम समस्या है, इसको डॉक्टर से दिखाने के जाएँ, खुद दवा ले लें और
ठीक करना है, 2 दिन इंतज़ार करता है और कभी कभी वो भी गलत साबित होता है। तो अगर पेशेंट या जिसको इस तरह की शिकायत हो, अगर प्राइमरी या प्रिलिमिनरी मेडिसिन लेना चाहता है तो क्या ले ताकि कोई उसका नुकसान नहीं हो? प्रिलिमिनरी मेडिसिन से के साथ मैं आपको दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो प्रिलिमिनरी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम हो रहे हैं, बुखार है और आपको लूज़ मोशन है। जब भी हम इनसे बात करें तो हमें दिक्कत क्यों हो रही है? लूज़ मोशन से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी को अगर हम पूरा कर पाएँ तो बहुत बार हम बुखार से, जैसे कि वायरल अगर डायरिया है तो वो अपने आप ही कंट्रोल होकर, उसके लिए कोई दवाई नहीं है, तो हमें वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और अपना हाइड्रेशन स्टेटस जिसे बोलते हैं, हमें डिहाइड्रेट नहीं हो रहा, हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके अलावा बुखार को कंट्रोल बात करेंगे इस पे। एक उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी सवाल पूछिए। मच्छर काटने से HIV वायरस क्यों नहीं होता है? आप थोड़ा विस्तार से बताइए ना। HIV वायरस के बारे में क्योंकि बहुत बड़ी चर्चा करी जा सकती है तो इसलिए मैंने पर्पसली छोड़ा और आज हम कॉमन सीजनल बुखारों के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, HIV बुखार एक बहुत ज़रूरी बात है और HIV एक जो इसका जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी हद तक दूसरे वायरसेस से डिफरेंट है। इसका ट्रांसमिशन ब्लड या ब्लड के किसी कॉन्टैक्ट से, हमारे बॉडी के सिक्रीशन से क्लोज कॉन्टैक्ट्स में, जैसे कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या किसी भी बीमार आदमी के इन अंग के जो फ्लूइड्स हैं उसके निडल स्टिक इंजरी जिसे बोलते हैं उसके कारण हो सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक इलाज अभी नहीं है, बट हाँ एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स हैं जिससे हम इसके वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं और काफ़ी हद तक हम HIV पेशेंट्स को बचा सकते हैं। आपने बताया कि HIV पर एक विस्तृत लेक्चर हो सकता है और करेंगे, हम उसके बारे में ध्यान रखेंगे। एक और उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए। हाँ, मैं लक्ष्मण द्विवेदी बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरी बेटी 3 साल की है। नमस्कार। वो बताती है, वो टीबी से पीड़ित है। फिर से सवाल पूछिए, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बेटी 3 साल को बैठ नहीं पाती है। और वो से पीड़ित है, तो इसका कोई इलाज अवेलेबल है क्या? आप एक बार दोबारा बता पाएंगे? आपकी 21 साल की बेटी है जो क्या नहीं कर पा रही है? मेरी बेटी 3 साल की है, तो बैठ नहीं पा रही है। बैठ नहीं पा रही है, 3 साल की बेटी। इसको डिलेड माइलस्टोन्स बोलते हैं। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि बच्चों के डॉक्टरों के साथ कंसल्ट करें, क्योंकि 3 साल की बच्ची को अब तक बैठना शुरू कर देना चाहिए और आप बच्चों के डॉक्टर से मिले और उसके बारे में पता कीजिए कि क्या दिक्कत है उसको। राजस्थान से एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। कह रहे हैं जी सवाल पूछिए। किस बारे में सर? आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? संपर्क टूट गया इनसे। तो हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में, क्या दवा लेना चाहिए अगर लूज मोशन हो तो? कुछ वैसा लूज मोशन में खासकर हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि आप घर पे पड़ी हुई कोई भी दवाई का सेवन ना करिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी घर पे अपने आप से, जिसे सेल्फ मेडिकेशन बोला जाता है, उससे बचें। बहुत आपको, अगर आपने जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, आपको सबसे खास जो ध्यान रखनी है बात का कि आपके शरीर में पानी की कमी ना आ जाए। उस पानी की कमी के लिए आप साफ पानी जो है, ज़्यादा हो रहा है, 5-6 हो गए, तो उस केस में क्या दवा लें सेल्फ में? क्योंकि मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर वायरल जो कि सबसे कॉमन कारण है, उसका कोई दवाई नहीं है। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, वो आपको पैरासीटामोल देंगे या फिर लूज मोशन के साथ कुछ दवाइयाँ देंगे जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो देंगे। वायरल डायरिया के लिए कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। तो घर पे भी बैठ के आपने दवाइयाँ नहीं लेनी है, खुद से एंटीबायोटिक नहीं लेना है और डॉक्टर भी आपको नहीं चाहिए कि एंटीबायोटिक। लोग मेट्रोनिडाजोल और ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई कि मेट्रोनिडाजोल जो बहुत एक घर पे पड़ी है, घर पे पड़ी रहती है, या आपके डॉक्टर ने पहले किसी और पेशेंट को दी है, वो बची खुराक होती है और पेशेंट ले लेता है, उससे बचिए, बहुत जरूरी है। आगे भी चर्चा करेंगे। अभी मध्य प्रदेश से एक दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि गाँव में पीलिया क्यों, किस कारण से होता है? क्या पीलिया जो रोग है वो गांव में ज़्यादा फैलता है, वो किस कारण से फैलता है?
जॉन्डिस के बारे में और पीलिया के बारे में आप बात कर रहे हैं। जॉन्डिस का जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है, जो आपने बोला कि गांव में क्यों ज़्यादा फैलता है, गांव में फैलने का कारण है कि हेपेटाइटिस ए और ई 2 ऐसे वायरसेस हैं जो कि हमारे खान पीन से ही फैलते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई हमारे साफ़ सुथरे खाना खाने या साफ़ सुथरे पानी ना पीने से होता है और इसे जॉन्डिस बोलते हैं। इलाज वाइज जो है हमें इसका इंतज़ार करना पड़ता है, ये अपने आप ही हमारी बॉडी इसको कवर कर लेती है। हमें तब तक मॉनिटर करना पड़ता है कि हमारे शरीर में कोई बड़े कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे। कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है इसका। गांव या फिर शहर के वो भाग जहाँ पे पानी साफ़ सुथरा नहीं आ रहा है या खान पान हमने कुछ गलत खाया, तो इसका रोकथाम उसको ही तरह ही किया जा सकता है। आप इससे बच सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर आपकी ज़्यादा उसमें मदद नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, आपको कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो ज़रूरी आप डॉक्टर से मिलें। जम्मू कश्मीर से एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर हमें सर मुंह पे सर दाने निकले सर। मुंह पे दाने निकले हैं? सिर्फ मुंह पे निकले हैं या बुखार के साथ निकले हैं? नो सर, मुंह पे निकले सर। मुंह। आपकी उम्र कितनी है? नो सर, खाली मुंह पे ही। नहीं, उम्र कितनी है आपकी? एज कितनी? एज कितनी है सर? एज सर हमारे 14-15 सर। 14-15 साल के 15 साल निकले। 15 साल के बच्चों में या जो बड़े नौजवान होने लगते हैं तो ये खासकर देखा जाता है कि फेस के ऊपर कुछ दाने निकलते हैं जिन्हें एक्ने बोलते हैं। ये हार्मोनल बैलेंसेस, क्योंकि हमारे शरीर में एक प्यूबर्टियल चेंजेस आ रहे होते हैं, कुछ हार्मोन्स के कारण होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। आपने उनको फोड़ना नहीं है। अगर ये दाने अब बढ़ रहे हैं और वहाँ पे कुछ दाग धब्बे छोड़ रहे हैं तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, पर इसका कोई घबराने वाली बात नहीं है। एज के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। प्रक्रिया है। हाँ, एक संभाविक और एक नॉर्मल प्रक्रिया, नेचुरल फिनोमिना है जो अपने आप ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर उसमें मेट्रोनिडाजोल और पुदीन हरा या कुछ और इस तरह के जो घरेलू उपचार हैं, घर की बनी हुई रेमेडी है, जैसे कि पुदीन हरा है या चीज और तरह के सेवन है, हम कर सकते हैं। पर मेट्रोनिडाजोल से या किसी भी तरह की एंटीबायोटिक से जरूर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बचें। इसके अलावा खाना साफ सुथरा खाएं। दही या दही से बने हुए पदार्थ हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं जिन्हें लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जिनका कि कुछ देखा गया है, कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि वो आपके बैक्टीरिया या वायरसेस को चेंज कर देता है और आप उससे बच सकते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल खाने से क्या नुकसान होता है? मेट्रोनिडाजोल एक तो जो है वो सिर्फ एमीबियासिस करके एक बैक्टीरिया, एक तरह का पैरासाइट है, उसके लिए ही काम करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो ही इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए बिल्कुल बेकार साबित हो, क्योंकि वो आपको हुआ ही नहीं है। दूसरी बात, मेट्रोनिडाजोल के अपने आप होने वाले साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि वॉमिटिंग बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, उल्टियाँ हो जाना। तो आप एक तरफ तो आप साइड इफेक्ट ले रहे हैं, दूसरी तरफ ये आप हो सकता है कि आप उससे कुछ पीड़ित ही ना हो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया। उत्तराखंड से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं लक्ष्मण द्विवेदी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं स्टेम सेल थेरेपी के बारे में जानना चाहता हूँ। स्टेम सेल थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं? जी। अच्छा, स्टेम सेल थेरेपी के बारे में हमने हालांकि वो नहीं रखा था, फिर मैं आपको थोड़ा सा दे सकता हूँ। स्टेम सेल बेसिकली क्या है? हमारे शरीर के वो सेल्स हैं जो एक पर्टिकुलर जगह से निकाले जाते हैं, उनको बाहर हम ग्रो करते हैं और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करके हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। अभी तक बहुत सारी बीमारियों के लिए इसको ट्रायल के लिए यूज़ किया गया है, पर अभी तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं और किसी भी तरह की बीमारी के लिए ये फर्स्ट रिकमेंडेशन नहीं है। मे बी कुछ सालों में तरक्की अगर हो जाएगी तो बहुत सारी बड़ी बीमारियों के लिए हम इसको यूज़ करने लगेंगे, पर अभी भी कोई बड़ी स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है या फिर कोई हमारे पास रिकमेंडेशंस नहीं है सरकार की तरफ से या फिर संसार भर की बड़ी सोसाइटी से कि इसको एज ए रूटीन यूज़ करना चाहिए। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे खान पान के कारण, कभी कभी कुछ बीमारी नहीं, खान पान के कारण भी बुखार और पेट खराब और कुछ अन्य समस्याएं या ब्रीदिंग ज़्यादा खा लिए तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम या इस तरह के प्रॉब्लम है, तो उस केस में इमीडिएट रिलीफ के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? ये काफ़ी कॉमन बीमारी है, क्योंकि हम पूरे भारतवर्ष में हमें सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी जो हमारे पास पेशेंट आता है वो गैस की बीमारी है। गैस से वो सर में दर्द हो रहा है, गैस से मेरे को रात में नींद नहीं आई। ये हमारे
खान पान की हैबिट और इसके अलावा हमारी एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं, हमारी नॉर्मल दिनचर्या में हम कितना काम कर रहे हैं और कितना एक्सर्शन या एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर ये 2 चीज़ों का हम ख्याल रखें तो हम काफ़ी हद तक बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। हम साफ़ सुथरा खा रहे हैं, नियमित रूप से खा रहे हैं, बैलेंस्ड फूड खा रहे हैं और हम एक रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी बॉडी के अनुसार। आप 15 मिनट से 45 मिनट तक एक ब्रिस्क, जैसे कि तेज चलना जिसे बोलते हैं, अगर आप कर रहे हैं तो आप शरीर को उतना ही अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं और बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। वो इन्फेक्शन के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है और नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ जैसे कि शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारियों के लिए भी उतना ही ज़रूरत है। तो आप साफ़ सुथरा खाना और ये सब चीज़ें, बहुत सारे दवाइयों के बिना ही आप अपने को इलाज करा सकते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार एक दवाई ही चाहिए किसी बीमारी का इलाज के लिए। बगैर दवाई को भी कई तरह की बीमारियों से सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम उसका रोकथाम होने और उन बीमारियों से बचें, ये ज़्यादा अच्छा है। जिसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोला जाता है। अगर हम प्रिवेंशन ही कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर बीमारी हो जाती है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको तो इलाज लेना ही पड़ेगा। इधर कुछ लोगों में देखा जाता है कि थोड़ा सा शरीर दर्द, एक जम्मू कश्मीर से दर्शक हैं, उनका पहले सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल है कि मेरे को पेशाब की जगह पर खारिश आती है। जी, मेरे को पेशाब की जगह पर खारिश आती है। आपको पेशाब में भी कोई तकलीफ है या सिर्फ पेशाब की जगह पे खारिश आती है? जी नहीं, पेशाब में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, इससे बेसिकली जी नहीं, पेशाब में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पेशाब की जगह पर खारिश आती है। ठीक है, ये इसको बेसिकली स्किन इन्फेक्शन बोल देते हैं। एक ब्रॉड टर्म है, स्किन एंड सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन। खासकर कि जो एरियाज़ हमारे कवर्ड रहते हैं और हम उसको रेगुलरली वॉश नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। मोस्टली ये बैक्टीरियल या फिर कुछ और तरह के पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं। अगर आप अपने किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे तो वो उसका एग्जामिन, स्किन स्पेशलिस्ट या किसी और फिजिशियन से मिलेंगे तो वो उसका एग्जामिन करके उस एरिया को आपको दवाइयाँ बता सकते हैं। एक कॉमन बीमारी है और इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगर जैसे हम साफ़ सुथरे खाने के बारे में बात करें तो इसी तरह अपने शरीर में एक साफ़ सुथरा मेंटेन करें। अपने उन अंगों को भी ध्यान रखें जो आप नॉर्मली आप उनको ढक के रखते हैं, तो उनको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। सही, अमीबाइसिस के बारे में आप बात कर रहे थे। अमीबाइसिस का क्या है? अमीबाइसिस क्या है? अमीबियासिस एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। अगेन, जैसे कि हमने बाकी वायरल और बैक्टीरियल डायरिया के बारे में बात की थी, इसी तरह एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो बेसिकली साफ़ सुथरा खाना ना खाने से, गंदा खाना खाने से ही फैलता है। इसमें जो सिम्टम होते हैं, पहले जो है आपके बाउल हैबिट जिसे बोलते हैं, कि जैसे हमने 3-4 बार संडास के लिए जाना और इसके बाद ये प्रोग्रेस करके इन्फेक्शन या हमारे शरीर में एक एब्सेस करके लीवर में इन्वॉल्व कर सकता है। इलाज इसका जो है मेट्रोनिडाज़ोल एक थेरेपी है, पर उससे पहले आप जरूरी नहीं है कि आपको हर जो आपको लूज मोशन हो रहा है वो अमीबियासिस है। तो ज़रूरी है उसके बारे में टेस्ट कराएं और डॉक्टर से सलाह लें। अगर डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब करता है तभी वो दवाई लें। घर पे पड़े हुए किसी भी तरह की दवाइयों का सेवन ना करें। तो आजकल कुछ लोग फ्रिज में जैसे खाना रख लिए फिर बाद में खाते हैं, तो ये सुबह में बना लिए फिर रात में खाए या दूसरे दिन खाए, तो इससे किस तरह के बीमारियां पनपने की संभावना होती है? अगर हम देखें तो फ्रिज जो है वो टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर पे हम ये मानते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया जितने भी हैं वो उनका जो रिप्रोडक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है या उनका जो फैलना है वो लो टेम्परेचर पे कम हो जाता है। तो फ्रिज का जो इजाद हुआ था वो इसी बेसिस पे हुआ था कि हम टेम्परेचर को कम रख पाएँ। इस पर हम चर्चा करेंगे। गुजरात से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। धूप में 10 बजे के बाद भी तो अभी 3-4 बजे तक तो डेली बुखार आ जाता है। अच्छा, 10 बजे के बाद 4 बजे के बीच में बुखार आ जाता है उनको। आपको किसी टाइम पे बुखार आ रहा है और कितने दिनों से बुखार आ रहा है? नहीं साहब, मैं अभी आज से 1-2 साल पहले बेंगलोर में था, 4 साल उधर कोल्ड क्लाइमेट, मतलब आप इस तरह के गुजरात में जब आया तब मतलब अभी मेरा इधर का ही रेसिडेंट है, गुजरात का रहने वाला हूँ, लेकिन उधर 4 साल रुकने के बाद इधर आने के टाइम ऐसा हो रहा है। वो 2 साल से हो रहा है। लास्ट 2 सालों से आपको ये बुखार चढ़ रहा है? हाँ सर। और रोज चढ़ता है? हाँ, मतलब धूप में गया तो शाम तक, फिर ठंडे में आने के बाद बुखार आता है, मतलब धूप में काम करने लायक नहीं रहते हैं। आपको इसके साथ वजन कम हुआ है या कमजोरी या कोई और सिम्टम है? कोई नहीं, और कुछ नहीं होता है सर, बस धूप सहन नहीं कर सकता, उतना ही।
अच्छा, सिर्फ धूप आने के बाद आपको बुखार आ जाता है? हाँ सर। आपने मतलब कभी टेम्परेचर अपना नापा है, कितना आता है? हाँ वो सर ऐसे नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो खुद से बुखार है बोलते हैं, लेकिन मैं धूप में ज्यादा जाने के बाद ये तकलीफ होती है। 11 बजे तक तो निकल ही नहीं। ये भी एक कॉमन कंप्लेंट है कि खासकर गर्मियों के टाइम के बाद हमें गर्म सा लगने लगता है। इसलिए जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टेम्परेचर आपके शरीर के अंदर है या नहीं है उसको एक थर्मामीटर से नापें। अगर थर्मामीटर पे 100 से ऊपर बुखार आ रहा है, 99-100 से ऊपर बुखार आ रहा है, तभी उसका मतलब है, तभी उसका इलाज करना ज़रूरी है। नहीं तो आपके शरीर में कई बार होता है कि कुछ लोगों को धूप वैसे सूट नहीं करती है क्योंकि आपके जिस जगह से पहले आए हैं वहाँ पे इतनी धूप नहीं है, तो आप उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इलाज लेना है। आपके डॉक्टर आपको ज़्यादा सलाह दे सकते हैं और उसके लिए आप उनको सही जानकारी दें कि आपको कितना टेम्परेचर आ रहा है और आपने वो थर्मामीटर से नाप करके उनको बताएं। सही है। और जब ज़्यादा दिन तक हो तो अपना एक थोरली चेकअप करवाएं। थोरली चेकअप कराएं, बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपको 2 साल से बुखार बना हुआ है तो कोई बीमारी ऐसी है जो चल रही है और उसके बारे में सही ढंग से पता लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसको इग्नोर करना ठीक नहीं। उसको इग्नोर करना बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, अब हम लोग कार्यक्रम को विराम देंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लें कि जब फीवर आए तो उस केस में जो आपने तो ऐसे बताया कि कब अलर्ट हो जाना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन जो ह्यूमन स्वभाव है वो कुछ ना कुछ तो मेडिसिन लेगा ही, उसके बाद ही जाएगा। और क्योंकि बुखार को कोई ख़ास बीमारी नहीं मानते और देखते हैं कि पहले हम लोग ट्राई कर लें उसके बाद ही जाएंगे, तो उस केस में जो सेफ़ हो वो आप क्या प्रक्रिया अपनाएं ताकि बुखार से ठीक भी हो जाए और कुछ शरीर को फर्दर नुकसान भी नहीं हो, इसके लिए आपका क्या सुझाव है? जैसे कि मैंने बताया, बुखार एक लक्षण है जो हमारे अंदर होने वाली किसी बीमारी के बारे में बताता है। अगर आपके घर पे एक आपको बुखार आता है और आपके अंदर वो वार्निंग साइंस नहीं है, या आप छोटा बच्चा नहीं है, या फिर आप 60 साल से उधेड़ उम्र के नहीं, आपकी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, या इसके साथ में जो आने वाले और लक्षण है वो कोई वार्निंग वाले नहीं है, तो आप घर पे सेफली एक पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की टैबलेट ले सकते हैं। पर आपने उसके लिए ऐसा वो सेफ़ 100% सेफ़ नहीं है, उसके साथ हो सकती हैं कुछ दिक्कतें, बट ये काफ़ी हद तक बाकी दवाइयों के मुकाबले अच्छी है और आप उसका एक गोली लीजिए। तब तक अपने अगर वो वार्निंग साइंस आपको आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाइए। ओवर द काउंटर ये मेडिसिन आपको मिल सकती है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो आप इसके बारे में उसको ले सकते हैं जब तक कि आपको अगर एक बुखार आया है 100 डिग्री से ऊपर है। ज़रूरी है कि वो बुखार आपको है। एक्चुअली बहुत बार ऐसे होता है कि हमें शरीर गर्म लग रहा है पर बुखार नहीं, वो ध्यान रखिए। बहुत अच्छी बात आपने बताया। कुछ लोग तो थकान भी महसूस हो तो ब्रूफेन खा लेते हैं या पैरासीटामोल, तो ये सब चीज़ों से बचिए। तो ब्रूफेन खाना ज़्यादा ठीक रहता है या पैरासीटामोल? यही दो, क्योंकि बहुत सारे वायरल फीवर जो ऐसे हैं हमें जो सिर्फ बुखार दे रहे हैं, अगर बुखार दे रहे हैं तो पैरासीटामोल एक ज़्यादा सेफ़र दवाई है एज़ कम्पेयर टू ब्रूफिन से, क्योंकि ब्रूफिन के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एसिडिटी होना, और सबसे ज़्यादा अगर डेंगू फीवर की आशंका है तो प्लेटलेट्स का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है ब्रूफिन की दवाई से, आइबुप्रोफेन जिसे बोलते हैं। तो उससे हम उनको सलाह देंगे कि पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि आप उनसे बिल्कुल बचिए, और पैरासीटामोल अगर आपने लेनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे एक पैरासीटामोल लीजिए, और अगर कोई वार्निंग साइंस आ रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलिए। मित्रों, बुखार के बारे में कई तरह के जो कई रूप में बुखार आते हैं, कई कारणों से बुखार होते हैं, सब पर आज हम लोगों ने चर्चा की। और आज की चर्चा से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि आप इसके बाद खुद से सेल्फ मेडिकेशन जो डॉक्टर साहब बता रहे थे आप नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको ज़्यादा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। उसके बाद आपको अगर वार्निंग साइन है या किसी तरह के सिम्टम जो आगे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, अगर उस तरह से लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उसके बाद ही इलाज करें। तो मैं समझता हूं कि ऐसा आप करेंगे। और एक बात और, प्रोग्राम को ख़त्म करने के पहले मैं आप सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य आपको इलाज करना नहीं, बल्कि आप तक जानकारी पहुंचाना है, उसके विविध कारणों, उसके निदान से अवगत कराना है, ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और जो हानि पहुंचाए उसको कम कर सके और बीमारी को ठीक कर सकें। इस उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर प्रशांत नासा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर
हम लोगों को ये बुखार के कई तरह के रूपों, उसके कारण, उसके निदान के बारे में जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।